जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी दिस ऑल टारगेट एग्जाम्स टुडे। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं यह बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इस सेशन में हम बात करेंगे टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दूसरी तरफ टारगेट हमारा होगा 70वीं बीपीएससी टारगेट को एंड ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए, ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीएस का हम टेस्ट लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखने का प्रयास करिएगा कि मैंने जो जीएस का टेस्ट लेकर आया हूँ वह कहाँ तक कारगर साबित होगा, कहाँ तक हेल्पफुल होगा। आज के हम इस करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो 2 और 3 मई 2024 का ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस करंट अफेयर्स है। बात करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि और देखा जाए तो साइंस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट बना देता है। साइंस के लिहाज से इम्पोर्टेंस इसलिए बना देता है कि कहता है कि गोल्ड मैन एक व्यक्ति एक पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का किस भारतीय को प्राप्त हुआ है। 2024 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है तो डंके की चोट पर मैं कहूँ कि शुक्ला जी को प्राप्त हुआ है, यानी कि आलोक शुक्ला जी को यह पुरस्कार मिला है। किन्हें? आलोक शुक्ला जी को यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, आलोक शुक्ला जी को मिला है। एंड बात करें कि आप सभी लाइव हो जाइए क्योंकि लाइव क्लास ये चल रही है और हमारे धीरज बाबू, सौरभ बाबू, अर्चना जी सब लोग जुड़ चुके हैं। तो बात कर रहा हूँ कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार देखा जाए तो 2024 का किस भारतीय को प्राप्त हुआ है तो अजय शुक्ला जी को प्राप्त हुआ है। लेकिन क्वेश्चन एक चीज और बन जाएगा कि सर सबसे पहले किस व्यक्ति को प्रथम बार कब इसकी शुरुआत होती है। गोल्डमैन पर्यावरण ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुआ तो डंके की चोट पर मैं कहूँगा 1990 में, यानी कि 1990 के दशक में यह पुरस्कार जो पर्यावरण के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंस यह क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कौन ऐसे राज्य हैं जहां की नीलगिरी तहर को सर्वेक्षण शुरू करने का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यह भारत का कौन ऐसा स्टेट है जहां की यह कहता है कि नीलगिरी तहर का संरक्षण करना स्टार्ट कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। तो यह आंसर क्या बनेगा? एक साउथ का स्टेट जिसे हम टीएन के नाम से जाना जाता है। टीएन बोले तो तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी घाटी है। ये क्या है? तो यह पश्चिमी घाटी है। यह पश्चिमी घाटी क्षेत्र जो है, पश्चिमी घाटी या नीलगिरी तहर है और इसकी सर्वेक्षण लगातार देखा जाए तो 3 डेज होगा। ठीक है, अच्छा, तमिलनाडु की बात करता है और आप सब जानते होंगे कि तमिलनाडु है यह इम्पोर्टेंस इसलिए बना देता है कि यहाँ पे
तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखा जाता है कि बहुत ही क्रिटिकल से क्रिटिकल देखते हैं तो जीव पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में। और उन क्षेत्रों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है कि IUCN, जिसका फुल फॉर्म कहता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, की स्थापना कब किया गया। इसका फुल फॉर्म एक बता दिए। अब इसकी स्थापना पूछ रहा है जी। गुड मॉर्निंग, सब लोग जुड़ चुके हैं और दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करिए। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स कहता है, लेकिन इसकी जब मैं स्थापना की बात करता हूँ, इसकी स्थापना होता है 1948 में। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। कहता है कि उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि उत्पादों की कितनी लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक पतंजलि आयुर्वेद संस्थान है, जिसके संस्थापक बाबा रामदेव हैं और उसके MD देखा जाए तो बालकृष्णन जी है। और उसके उत्पादक जो हैं लाइसेंस, पतंजलि के उत्पादकों की लाइसेंस उत्तराखंड सरकार हैं, जो कि ड्रग्स एंड म्यूजिक रेमेडीज को क्या करते हैं, ये उल्लंघन के आरोप में इनको उत्पादकों की संख्या जो थी भाई साहब 14 थी, और 14 उत्पादकों पर इन्होंने क्या किया है तो लाइसेंस में ही रद्द कर दिया है, यानी कि अब यह उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहता है कि सर जो पतंजलि है ना, पतंजलि अगर ये संस्थान है, आयुर्वेदिक संस्थान है, आयुर्वेदिक ये संस्थान है, इसका देखा जाए तो हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में क्या है तो हरिद्वार में स्थित है। और हरिद्वार में स्थित है, इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो आयुर्वेदिक क्या कहा जाता है, आयुर्वेदिक पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड है। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 2006 में इसकी स्थापना हुआ था। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड की स्थापना हुआ था 2006 में किया गया था। बात किया जाए कि सर इंजीनियरिंग कॉलेजों में एवं देखा जाए तो जो MBBS की पढ़ाई की जाती है उन कॉलेजों में, अन्य कॉलेजों में जो माध्यम बन रहा है, या MBBS की जो पढ़ाई की जा रही है जिन कॉलेजों में, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जा रही है, अन्य जो महत्वपूर्ण पढ़ाई की जा रही है, वह उत्तराखंड सरकार ने उसके सिलेबस को हिंदी मीडियम में भी देने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान संहिता जो है, ये भारत में सबसे पहले अगर देखा जाए तो GS का पोर्शन जुड़ने लगा दोस्त। हाँ, सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइव सभी लोग आ जाइए, क्योंकि बिहार वाले, पटना वाले सर अब डेली क्लास चालू कर दिए हैं। हाँ, तो कहता है कि उत्तराखंड सरकार ने भी सबसे पहले गोवा में समान सिविल संहिता लागू थी, लेकिन ऐसा करने वाला, समान सिविल संहिता लागू करने वाला कहा कहते हैं तो उत्तराखंड सरकार भी बन चुका है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री, गवर्नमेंट के प्रमुख थे, जिन्होंने अपने पद से भी क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। नाम क्या है तो नाम है हमजा यूसुफ, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह गवर्नमेंट के प्रमुख थे, लेकिन यह किस देश के मंत्री के पद पे थे, ये महत्वपूर्ण बना देता है। हाँ, सब लोग जुड़ जाइए।
एक देखा जाए तो यूरोप के देश हैं जिसे हम स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। स्कॉटलैंड के नाम से हम जानते हैं। और एडनबर्ग इसकी कैपिटल बन जाती है। एडनबर्ग इसकी कैपिटल बनी हुई है। और यहीं पे ये बड़ी बात ये है कि हमजा यूसुफ साहब इसलिए ट्रेंडिंग में आ रहे हैं कि इन्होंने ये लल्ला पाकिस्तान के निवासी हैं। ये पाकिस्तान के निवासी हैं। आप कहेंगे सर स्कॉटलैंड की जब मैं बात कर रहा हूँ, स्कॉटलैंड की मुद्रा जो है, मुद्रा का नाम क्या है? स्कॉटलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? जी सभी लोग जुड़िए, शेयर करिए। पाउंड स्टार्लिंग यह मुद्रा का नाम है, स्कॉटलैंड। जबकि बात करें कि इसी से रिलेटेड यह देखा जाए तो यूके के क्षेत्रों से ही बिलोंग्स करता है, यानी यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्रों से बिलोंग्स करता है। और देखता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री एक भारतीय बने हुए हैं जिनका नाम क्या होता है? तो ऋषि सुनक जी हैं। और यहाँ के जो सम्राट की बात करता है, सम्राट की बातें है तो चार्ल्स तृतीय है। हाँ चल रहा है, ठीक है। तो सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं, ठीक है। चाबी उन लोगों के पास है, उन लोगों के पास है भाई। आगे फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभूति अपलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने अपना पदभार संभाल लिया है? किसने अपना पदभार संभाल लिया है? तो इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर क्या बनता है? आप सभी कमेंट करके बताइएगा। जिसे क्या कहते हैं? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, SAT सेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, SAT सेट के नाम से भी जानते हैं। और यह सीधे इसकी अगर देखा जाए तो अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है, इसका मतलब ये पदभार संभालने वाले कोई और नहीं था। कौन थे? तो दिनेश कुमार जी थे। कौन थे? तो दिनेश कुमार जी, ठीक है भाई। दिनेश कुमार जी ये बनते हैं सेट के प्रमुख, ठीक है। लेकिन कहता है सर इनका अगर मैं कार्यकाल पूछ दूं तो, इनका कार्यकाल पूछ दूं तो इनका कार्यकाल होगा मात्र 4 साल। कम ही दिखता है क्या? 4 साल। फिर कहेगा कि जो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट है, और सेट की अगर मैं पूछ दूं कि सेट की स्थापना कब किया गया था? हाँ सभी लोग जुड़ जाइए। सेट की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1992 में किया गया था, यानी कि स्थापना 1992 के दशक में सेट की स्थापना किया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछ दे मेरे मित्र सर की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? आप कहेंगे सर कि हमको लगता है कि 26
तो हाँ 25 जनवरी 1950 को यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अगर कुल देखा जाए कि जजों की संख्या कितनी है, तो डंके की चोट पर आप कहिएगा सर 33+1 के टारगेट में भी चल रहा है। होनी चाहिए कितनी, तो 34+1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 33+1 अभी चल रहा है। DY चंद्रचूड़ है, धनंजय व यशवंत चंद्रचूड़ इस समय सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन देने के लिए ये चूकते नहीं है। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अटैक करते हैं, और आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके दिलों और दिमाग में जिंदगी की हर एक पहलू से यह जुड़ा हुआ है। क्वेश्चंस कहता है कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी जुड़ गया। ठीक है भाई, अब यह जुड़ चुका है भारतीय उष्ण कटिबंध मौसम संस्थान, जिसे हम क्या कहते हैं, IITM कहते हैं। और IITM ने एक शोध किया है, एक अध्ययन किया है, एक स्टडी किया है, और इस स्टडी में इन्होंने पाया है कि 1950 से लेकर, कब भैया, देश के रिपब्लिक होने से लेकर और 2020 के बीच हिंद महासागर की जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसमें गर्म पाया गया है। टेम्परेचर में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन संयोग की बात यह पूछता है कि जब भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान, जो कि पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी स्थित है, कई जगह इसकी ब्रांचेज भी है, अब कहता है कि कितने % की अगर बढ़ोतरी यह किया जाता है, तो कहता है कि 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और डंके की चोट पर सभी लोग लाइव हो जाइए। सभी लोग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय डियर्स फ्रेंड्स एंड माय डियर्स। कहता है कि 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण हिंद महासागरों में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कहता है कि इसका इफेक्ट यही होगा कि जब तापमान बढ़ेगा तो इसका लेवल भी बढ़ेगा। समुद्र की जो पानी है उसकी लेवल भी बढ़ेगा, और जब लेवल बढ़ेगा तो हिंद महासागर के क्षेत्र के जो साइड के किनारे के जो शहर हैं वो गाल में समा जाएंगे, डूब जाएंगे। एक रिपोर्टें और भी बताती हैं, और कहती हैं क्या कि 2020 से लेकर 2100 ईस्वी के बीच अगर देखा जाए तो 1.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहता है कि 3.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की आशंका जताया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। शायद आप सबको दिखता होगा तो डन है, और नहीं दिखता होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं स्क्रीन पर ही लिखता चलता जाऊंगा। ठीक है, कहता है क्वेश्चन, एलेंजाद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने किस मिस यूनिवर्स ब्यूनर्स 2024 का खिताब जीता है, और कहता है कि उनकी उम्र क्या थी। एक बार क्वेश्चन एक बार और ध्यान से सुनते हैं। एलेजाद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने
मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया है। हाँ ठीक है, उन्हीं की उम्र कितनी थी है, ठीक है, 4 था ना उसमें, हाँ ठीक है, कितनी उम्र थी। तो डंके की चोट पर अगर देखा जाए तो, डंके की चोट पर अगर देखा जाए तो इनकी उम्र थी 60 साल। आप कहेंगे गुरुजी, आप कहेंगे गुरुजी यह एलेजाद्रा मारिसा रोड्रिग्ज है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, इसकी तो उम्र कहा जा रहा था कि 18 से 28 के अबव में है। लेकिन इस साल के सीजन्स में जब आयोजित किया गया था और तो इस आयोजन का अर्जेंटीना में आयोजन किया गया था और इसका उम्र को लिहाज को इन कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। आप सभी को गुजारिश है कि और दोस्तों को शेयर करने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बन रहा है आज के जीएस के, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस बना रहा है। मैं बात करूंगा थोड़ी सी जम्मू और कश्मीर की, J&K का। क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में जो आर्टिकल्स 370 हटा, ये कब हटा, यह कब हटा, और यहाँ पे जो 370 जब हट गया, समान विशेष अगर देखा जाए उपबंध था जम्मू और कश्मीर के लिए, हटा दिया गया। लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से यह लॉ बोले तो लागू किस तरह से हो गया, तो डंके की पेचोट में मैं बताना चाहूँगा कि J&K और जम्मू और कश्मीर में बात किया जाए, लद्दाख में भी बात किया जाए, तो इन पूरा क्षेत्रों को देखा जाए तो हमने कहा कि सर 31 अक्टूबर 2019 को यह क्या हो गया, लागू हो गया। क्योंकि इसी दिन हमारे देश के राष्ट्रपति पीटी बोले तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की हैप्पी बर्थडे पर यह स्वीकृति प्रदान कर दिया। बड़ी बात है। ठीक है, एक चीज मैं और देख रहा हूं कि इस जम्मू और कश्मीर में, इस जम्मू और कश्मीर में हमने देखा कि जो एलजी साहब हैं, गवर्नर हैं, गवर्नर के रूप में मनोज सिन्हा जी बहुत बेखौबी से, मनोज सिन्हा जी बहुत ही बेखौबी से यह प्रशासन को चला रहे हैं, इम्पोर्टेंस बन गया। आगे हम देख रहे हैं कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, क्या क्वेश्चन है, कहता है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो आप कहिएगा J&K की सर कैपिटल कहाँ बनती है, तो श्रीनगर बनती है। तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्री और नगर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा ठीक है, अब हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ कि विश्व में हरित क्रांति के फादर, पापा, जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व में, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी पिता किसे
माना जाता है। ये तो सभी बता देंगे, ये लोग तो सभी बता देंगे। हाँ, आप सब कमेंट आ रहा है नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग साहब ने यह हरित क्रांति के फादर कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन बना देगा कि सर बोरलॉग साहब कहाँ किस देश के निवासी थे, यह किस देश के निवासी थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस बनाता है। यह देखा जाए तो ये यूएसए के क्षेत्र, यूएसए के थे। फिर कहेगा कि हरित क्रांति प्रमुख रूप से अगर आया तो मुख्य उत्पादक उसका उत्पादक क्या था। हरित क्रांति की प्रमुख मुख्य उत्पादक क्या था। हरित क्रांति के मुख्य उत्पादक क्या था। आप जानते होंगे अमेरिकी ही क्षेत्रों में देखा जाए कि मैक्सिको के क्षेत्रों से, मैक्सिको के प्रजातियों में ये सबसे पहले देखा गया मैक्सिको के प्रजाति में आया, वो था वीट, WEAT, वीट बोले तो हम क्या बोलते हैं, गेहूं से था। डन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। क्या क्वेश्चंस है और मार्कर कहाँ गया, इसको हम देखते हैं। कहता है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, तेल भंडार कहाँ है। तो कहता है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है तो असम के क्षेत्रों में है। कहाँ है, असम के क्षेत्रों में है। और असम के क्षेत्रों में कहाँ है, तो डिगबोई में है। डिगबोई में है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि डिगबोई में है, ठीक है मानते हैं, लेकिन यह जो देखा जाए तो पुरानी भंडार है डिगबोई। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 91 में इसकी स्थापना, तेल शोधक कारखाना जो बना हुआ था, इसकी स्थापना 1901 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इम्पोर्टेंस है, वेरी इम्पोर्टेंस है। कहता है कि टिस्को, जिसे हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, टाटा एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, टिस्को। और टिस्को के अगर कहता है कि टिस्को की स्थापना कब किया गया, कहाँ किया गया तथा किसने किया था। जमदेश जी टाटा ने, जमदेश जी टाटा के द्वारा 1907 में किया गया था। और यह किया गया था 1907 में, बिहार में ही था, लेकिन अब वह झारखंड में चला गया है, झारखंड के क्षेत्रों में किया गया था। ठीक है, कहता है कि झारखंड के क्षेत्रों में साकची में किया गया था, साकची में। ठीक है, जो आज बहुत ही आगे यह बढ़ चुका है। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था। बोकारो
इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। 1964 में किया गया था और ये भी झारखंड के ही क्षेत्रों में किया गया था। ये भी झारखंड में ही किया गया था और ये भी झारखंड, बोकारो बोले तो झारखंड के क्षेत्रों में किया गया था, लेकिन यह रूस की सहायता से किया गया था। यह रूस की सहायता से किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? तो यह सबसे पहले देखा जाए तो यही बनता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में किया गया था और यह देखा जाए तो यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से 1956 में किया गया था। क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में और यूके बोले तो ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। ठीक है, और यह बना गया था कहाँ पे? दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में। तो आज के सेशन को द एंड करते हैं दोस्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में जीएस के पोर्शन में। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करके धमाल मचाइए। अगर चैनल पर सब्सक्राइब करने वाले बटन नहीं दबाया होगा और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो क्या करिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।